मैं, मेरी क्लास और तुम हो यहाँ, फिर इससे पहले थे जाने कहाँ। तुम शाम हंती पहले देखा नहीं, तुम इससे पहले थे जाने कहाँ। पढ़ाने लगा हूँ पहले से ज़्यादा और लिखाने लगा हूँ। मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। तुम इससे पहले थे जाने का। एकदम सही बात सुना स्टूडेंट्स, जब जागो तभी सवेरा। एकदम सही चैनल पर आप आए हुए हैं डीजे सर, लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला। तो स्टूडेंट्स, नाम में भी दम है और इस चैनल के काम में भी दम है। और यदि इस चैनल के दम को आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डीजे सर का वादा, बोर्ड में दिलाएंगे नंबर ज्यादा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। देखिए, समाज शास्त्र के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज का ये सेशन, और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज के बारे में। और डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्नों की सीरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज पर पूरा का पूरा फुल डिस्कशन करने वाला हूं मैं। और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा आप लोग को देखना है पूरा अंतिम तक। और जितने भी प्रश्न एडिशन सब एक से बढ़कर एक हैं, और निश्चित तौर पर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो रहिए ना बेखबर, और देखते रहिए एडिशन से डीजे सर चैनल के रेगुलरली लेक्चर को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए। देखिए, पहला प्रश्न क्या एडिशन, समाजशास्त्र का जो ये प्रश्न है महत्वपूर्ण, पहला ही प्रश्न देखिए कितना जानदार प्रश्न है। दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ। दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था डिस्टेंस, इस पर बात करना है हम लोग को। दहेज निरोधक अधिनियम जो था पारित हुआ था, कब हुआ था? 1954 में। ठीक है, विकल्प नंबर ए दिया गया है 1955, बी जो दिया गया है 1956 में, और सी जो दिया गया है 1961 में, और डी जो दिया गया है 1984 में। तो डिस्टेंस देखिए, दहेज निरोधक अधिनियम जो था वो सन 1961 में पास हुआ था। ठीक है ना, तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए डिस्टेंस हम लोग बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, और प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की सीरीज की ओर। देखिए, दूसरा हम लोग का प्रश्न है, जितने भी प्रश्नों को आप देखेंगे डिस्टेंस सब एक से बढ़कर एक हैं, और जब भी आप प्रश्नों को देखते जाएंगे डिस्टेंस तो एक से बढ़कर एक प्रश्न ही आप लोग को आगे मिलेंगे। दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर में बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत निम्नलिखित में से क्या है? फिर से प्रश्न को मैं रिपीट कर रहा हूं, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत निम्न में से क्या है? विकल्प दिया गया है यहाँ पर 25.70%, बी जो दिया गया है 31.80%, सी जो दिया गया है 33.76%, डी जो दिया गया है 28.28%। तो लिसन, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 31.80%। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है डिस्टेंस, तो ये नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टेंस। और इनको एकदम देखिए, प्रश्न संख्या 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्टेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिल्कुल भी इस प्रश्न को मत छोड़िएगा, और देखिए और इंटरेस्टिंग बढ़ता ही जा रहा है सेशन में डिस्टेंस। और याद रखिएगा, डीजे सर की नैया बनेगी आपके बोर्ड की खवैया। तो डिस्टेंस याद रखिएगा, और न देखना डीजे सर चैनल का वीडियो आधा, न देखना डीजे सर चैनल का वीडियो आधा, नहीं तो हल नहीं हो पाएगा आपके बोर्ड की बाधा। तो डिस्टेंस वीडियो आप लोग को पूरा देखना है बिना स्किप किए हुए। एम एन श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एम एन श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? मैसूर नाथ श्रीनिवास, बी जो दिया गया है महेंद्र नाथ श्रीनिवास, सी जो दिया गया है महेंद्र नारायण श्रीनिवास, डी जो दिया गया है मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास। तो डिस्टेंस देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास। तो एम एन श्रीनिवास का जो पूरा नाम है मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास। ये प्रश्न जो डिस्टेंस हर बार जो ये समाजशास्त्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और हर बार किसी न किसी सेट में ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है, मैसूर नरसिंहाचार्य आचार्य से रिलेटेड। ठीक है डिस्टेंस, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ऑल इंडिया किसान सभा का उदय कब हुआ? ऑल इंडिया किसान सभा का उदय कब हुआ? 1929 में, विकल्प नंबर बी दिया गया 1920 में, सी जो दिया गया 1940 में, और विकल्प नंबर डी जो दिया गया 1936 में।
देखिए डिस्टेंस यहाँ पर बात हो रही है आप लोगों का ऑल इंडिया किसान सभा का। देखिए ऑल इंडिया किसान सभा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका जो उदय हुआ था सन 1936 में हुआ था। कब हुआ था डिस्टेंस? सन 1936 में। तो चौथे प्रश्न का विकल्प नंबर जो डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है डिस्टेंस, चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की सीरीज में हम लोग आगे। अभी प्रश्नों की सीरीज बहुत लंबी बाकी है डिस्टेंस, और बिना स्किप किए आप लोग को पूरा देखना है। मेरी एक ही शर्त है आप लोगों से कि पूरा वीडियो आप लोग को देखना है। और डिस्टेंस इसमें उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो हर बार आते हैं और बार बार आप लोग को ये लाभ देकर जाते हैं, और पूरा फिक्स नंबर आप लोग को मिलेगा डिस्टेंस। बहुविकल्पी प्रश्नों में नंबर नहीं कटता, ये तो आप जानते हैं। देखिए, संविधान के किस संशोधन में पहली बार पंचायती राज को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की गई? प्रश्न देखिए, संविधान के किस संशोधन में पहली बार पंचायती राज को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की गई? विकल्प नंबर ए दिया गया 42वें संशोधन में, बी जो दिया गया है 72वें संशोधन में, सी जो दिया गया 73वें संशोधन में, और डी जो दिया गया है 74वें संशोधन में। जैसे देखिए यहाँ पर जो किया गया पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक परिस्थिति जो किया गया था वो 73वें संशोधन के अकॉर्डिंग किया गया था। किसके अकॉर्डिंग किया गया था? संविधान के 73वें संशोधन में इस बात का जिक्र किया गया था, यानी पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया था। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए डिस्टेंस बढ़ते हैं हम लोग आगे। और डिस्टेंस से यहाँ पर और भी जो महत्वपूर्ण लेक्चर यदि आप देखना चाहते हैं तो डीजे सर चैनल के आप जाकर देख सकते हैं डिस्टेंस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मैंने दे रखा है। और भी सब्जेक्टों के लिए डिस्टेंस डीजे सर चैनल की पॉपुलैरिटी है, केवल यही नहीं है, और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज आप लोग को नियमित तौर पर मिलती हैं अदर सब्जेक्ट के भी, तो उनको भी देखिए। ठीक है, और इस चैनल का लिंक जो है उसे दूर तक फैलाइए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर मिल रहा है डिस्टेंस उससे व्हाट्सएप मैसेज करके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह हैं और चीज़ें भी आप प्राप्त कर सकते हैं डीजे सर चैनल से। चलिए बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की ओर। समाज क्या है? मूर्त है, अमूर्त है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो लिसन देखिए, यहाँ पर जो समाज होता है वो अमूर्त होता है। क्या होता है? अमूर्त होता है। तो छठवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है डिस्टेंस, और मैंने पहले ही बताया है कि वीडियो को ना पढ़िएगा आधा, नहीं तो बन जाएगी डिस्टेंस ये आप लोगों के लिए बाधा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग को पूरा देखना है। तो चलिए करते हैं हम लोग स्टार्ट प्रश्न को। देखिए सातवां हम लोग का प्रश्न क्या है डिस्टेंस? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? औद्योगिक क्रांति बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है डिस्टेंस। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, रूस में? तो डिस्टेंस औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम जो हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है ना। अगर महाद्वीप आपसे पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे? बताइए कमेंट बॉक्स में। यूरोप बताएंगे, लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि देश कौन सा है तो इंग्लैंड है। ठीक है, तो सातवें का विकल्प नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए डिस्टेंस हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर प्रश्नों की सीरीज में आगे, और देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। निम्नलिखित में से क्या 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है? प्रश्न को ध्यान सुनिए। निम्नलिखित में से क्या 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है? नगर पालिका, ग्राम पंचायत, विधान परिषद, विधानसभा? तो देखिए दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था को आपने अभी सुना भी, तो जाहिर सी बात है ग्राम पंचायत जो है उसे ही 73वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया। तो आठवें का विकल्प नंबर जो बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए डिस्टेंस हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों की सीरीज में आगे यहाँ पर, और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है डिस्टेंस वो बहुविकल्पी में मैंने पूरा का पूरा यहाँ पर शामिल कर रखा है। मैक्सिमम प्रश्न जो है डिस्टेंस वो पूछे गए प्रश्न हैं, और या तो आपके एग्जाम में पूछे जरूर जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। जनसंख्या के आकार को निम्नलिखित में से कौन कारक प्रभावित करता है? प्रश्न को ध्यान सुनिए। प्रश्न संख्या 9, जनसंख्या के आकार को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित करता है? जन्म दर प्रभावित करता है, मृत्यु दर करता है, निष्क्रमण करता है, या इनमें से सभी? तो डिस्टेंस देखिए, जनसंख्या के आकार को ये सभी के सभी जो कारक हैं प्रभावित करते हैं, यानी जन्म दर, मृत्यु दर, निष्क्रमण, ये सभी के सभी जो कारक हैं वो जनसंख्या के आकार को प्रभावित करते हैं। तो विकल्प नंबर जो डी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है डिस्टेंस, हम लोग इसमें उल्लू भी बन जाते हैं कि इसमें इनमें से सभी तो रहता नहीं है, लेकिन इनमें सभी को हम लोग मारकर चले जाते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसे तुक्का मत मारिएगा, स्टडी अच्छे से कर कर जाइए डीजे सर चैनल के साथ, और पूरा एडिशंस आप 100% अपना लिख कर जरूर आएंगे यदि इस चैनल से आप पढ़ लिए तो। पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी है? पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी है?
तो ऑडिशंस यहाँ पर देखिए प्रश्न में जो पूछा गया है आप लोगों से, क्या पूछा गया है? पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी है? तो विकल्प क्या है? डी एन मजूमदार, बी जो है आर के मजूमदार, सी जो दिया गया सोरोकिन, डी जो दिया गया एम एन श्रीनिवास। पश्चिमीकरण की अवधारणा को दिया था किसने? दिया था ऑडिशंस, एम एन श्रीनिवास ने दिया था। अभी बताइए, मैंने जस्ट ऊपर नाम बताया था एम एन श्रीनिवास का, क्या बताया था ऑडिशंस? कमेंट बॉक्स में बताइए, तुरंत जाकर बताइए। और अगर नहीं देखे हैं, नहीं भूल गए हैं आप, तो ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, देख लीजिए। अभी जो ये क्रम पर था ऑडिशंस मैंने बताया था ना। तो 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की सीरीज में आगे हम लोग और देखते हैं अन्य प्रश्नों को। ऑडिशन जितने भी प्रश्नों को शामिल किया गया है यहाँ पर, ये सभी देखिए, ये प्रश्न तो हो चुका है आप लोगों का ना। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर एक चीज देख लीजिएगा ध्यान से आप लोग, कि प्रश्न में देखिए पूछा तो गया है, 11वां प्रश्न रहेगा ये। और प्रश्नों की सीरीज को अब आप देखिएगा क्रम को मुख्य रूप से राज्य, राज्य याद रखिएगा, राज्य, राजा नहीं, राज्य आप लोग को ध्यान देना है। क्या देना है ध्यान? राजा नहीं देना है ध्यान, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है जो प्रश्न में, राज्य लिखा हुआ है, ठीक ना। क्या लिखा हुआ है? राज्य, ठीक ना। इसको यह बना लीजिए आप, ठीक है, राज्य हो गया। राज्य क्या है? प्रश्न है आपसे, राज्य क्या है? एक समूह है, एक संस्था है, एक समुदाय है, एक समिति है। तो डिस्टेंस देखिए, राज्य जो होता है वो एक समिति होता है। तो पहले प्रश्न का यानी 11वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए डिस्टेंस बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की सीरीज में नेक्स्ट और देखते हैं अन्य प्रश्नों को। देखिए ये प्रश्न भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी इसका मतलब कि ये हम लोग सेकेंड राउंड में चल रहे हैं अपने। देखिए 10 डिस्कशन किया गया और यहाँ पर अब 12वां प्रश्न है आप लोगों का, ठीक ना। या दूसरे टॉप का अगर देखा जाए तो ये दूसरा प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है? जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है? सोरोकिन है, माल्थस है, वेबर है, टानीज है। तो लिसन देखिए यहाँ पर माल्थस, जनसंख्या पर माल्थस साहब अपने महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए थे। और माल्थस ने क्या सिद्धांत दिया था जनसंख्या के लिए, मैंने उसका फुल डिस्कशन किया हुआ है डिस्टेंस। उसको यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो समझ लीजिए आपने बहुत बड़ी गलती की है। उस प्रश्न को तो छोड़ना मना है, उसको एक बार जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। और कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर सोशियोलॉजी नाम से आप लोग को मिल जाएगा प्लेलिस्ट, उसको जाकर पूरा देख लीजिए, समाजशास्त्र का प्लेलिस्ट। तो दूसरे प्रश्न का यानी 12वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। माल्था साहब जो होंगे उन्होंने ही देखिए बात किया हुआ था इस पर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 13वें प्रश्न की ओर। देखिए 13वां हम लोग का प्रश्न क्या है, या तीसरा प्रश्न भी आप लोग देख सकते हैं इसको डिस्टेंस। प्रश्न हम लोग क्या है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत। देखिए डिस्टेंस प्रश्न तो लिखा गया लेकिन विकल्प हम लोग चेंज नहीं कर पाए। चलिए मैं बढ़ता हूँ आप लोग को नीचे आगे लेकर, और जहाँ पर की चेंजिंग है देखिए यहाँ पर, ठीक है ना। 13वां प्रश्न आप है आप लोग के सामने और विकल्प भी यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का जो प्रतिशत था वो क्या था, ठीक है। साक्षरता का प्रतिशत पूछ रहा है डिस्टेंस यहाँ पर। देखिए विकल्प नंबर ए है 73%, बी जो है 75%, सी जो दिया गया 67.38%, डी जो दिया गया है 84%। तो डिस्टेंस इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 73%। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का जो प्रतिशत था वो 73% था, ठीक है डिस्टेंस। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में डीजे सर चैनल पर शामिल किया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए एक आगे बुक वगैरह कभी 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 पूछ देता है उल्टा पुल्टा घुमा घुमा फिरा कर, तो आप लोग को दिक्कत ना हो। फैमिली किनशिप की नसीब नहीं होगा, फैमिली किनशिप होगा यहाँ पर, ठीक है ना। फैमिली किनशिप एंड मैरिज इमाम मुस्लिम इन इंडिया के लेखक कौन है? तो यहाँ पर किनशिप होगा, ठीक है ना, किनशिप। तो किनशिप हो जाएगा, किनशिप, किनशिप इसको प बना लीजिएगा जो ये ब लिखा हुआ है। तो फैमिली किनशिप एंड मैरिज इमाम मुस्लिम इंडिया के लेखक कौन है? अकरम रिजवी साहब हैं, इम्तियाज अहमद जी हैं, असलम अहमद जी हैं, असद रिजवी जी हैं। तो डिस्टेंस देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इम्तियाज अहमद जो हैं वही इस बुक के लेखक हैं। तो चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए डिविजन्स बढ़ते हैं प्रश्नों की सीरीज में हम लोग फटाक से आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 को। इसका मतलब कि सेकंड का ये 5 हो जाएगा और टोटल अगर देखा जाए तो ये 15 है। प्रबल जाति की अवधारणा किसने दी? प्रबल जाति की अवधारणा को किसने दिया हुआ था? विकल्प नंबर 5वां जब बढ़ रहे हैं यहाँ पर
विकल्प क्या दिया गया है यहाँ पर, एम एन श्रीनिवास, ठीक है। बी जो दिया गया है कार्ल मार्क्स, सी जो दिया गया है वेबर, और डी जो दिया गया है दुर्खिम। तो डिस्कशन देखिए, प्रबल जाति की अवधारणा को जो देने वाले व्यक्ति थे वो एम एन श्रीनिवास है, ठीक है। एम एन श्रीनिवास है, श्रीवास तो यहाँ पर लिखा गया है, तो इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा डिस्टेंस, एम एन श्रीनिवास, ठीक है। कभी कभी टाइपिंग में थोड़ा सा हो जाता है दिक्कत, तो कोई बात नहीं, आप लोगों को सेशन लेकिन पूरा डिस्टेंस इंपॉर्टेंट मिलता है, तो इसको सुधार कर लीजिएगा इसमें थोड़ा सा जो है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की सीरीज में, यहाँ पर डिस्टेंस प्रश्न संख्या 6 की ओर। देखिए छठवां हम लोग का प्रश्न क्या है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई। ब्रह्म समाज, आर्य समाज की बात हो गई। तो देखिए डिस्टेंस जो महत्वपूर्ण 2-3 समाज बनाए गए हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न जो है बार बार, सत्यशोधक समाज भी देखिए एक है। तो ये सभी जो समाज है ना, इनसे कोई ना कोई एक समाज जो होता है बहुविकल्पी में हमेशा समाजशास्त्र में पूछा जाता है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये हम लोग का प्रश्न है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 1839 में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा 1839 में, राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में, पंडित रमाबाई के द्वारा 1829 में। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी वो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा हुई थी। और कब हुई थी डिस्कशन, सन 1828 में हुई थी। कब हुई थी, सन 1828 में। तो 16वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए डिस्कशन बढ़ते हैं हम लोग आगे यहाँ पर और देखते हैं प्रश्नों की सीरीज में प्रश्न संख्या 7 को। देखिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था की कौन सी व्यवस्था लागू है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा डिस्कशन, बहुत ही गहराई से पेपर में प्रश्नों का डिस्कशन किया जा रहा है, बहुविकल्पी प्रश्नों का, और कितने अंदर अंदर से आप लोगों से पूछा जाता है, पूरा का पूरा एकदम डिस्कशन आप लोग को डिटेल दिया जा रहा है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की कौन सी व्यवस्था लागू है, एक स्तरीय, ठीक है, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, और डी जो दिया गया है चतुर्थ स्तरीय। तो डिस्कशन देखिए यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था की जो लागू की गई है वो त्रिस्तरीय चालू लागू किया है। कौन सा, त्रिस्तरीय। तो 7वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर देखिए सी करेक्ट हो जाएगा, त्रिस्तरीय, ठीक है। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज व्यवस्था भी देखिए प्रश्न बार बार घुमा कर पूछता है, और डिस्कशन निश्चित तौर पर ये हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे यहाँ पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। भारत में हरित क्रांति को किस दशक में लागू किया गया। भारत में हरित क्रांति को किस दशक में लागू किया गया, 1960 से 1970 के बीच, 1970 से 1980 के बीच, 1980 से 1990 के बीच में, 1990 से 2000 के बीच में। तो डिस्टेंस देखिए यहाँ पर इसको जो शामिल किया गया था हरित क्रांति को, तो ये 1960 से 1970 के दशक में किया गया था। तो 8वें प्रश्न का विकल्प नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि डिस्कशन देखिए यहाँ पर उसी समय देखिए अकाल वगैरह की दिक्कत हुआ था, भुखमरी वगैरह बात हो गई, और खाद्यान्न संकट बड़े पैमाने पर आया हुआ था। जब देश हम लोग का आया था तो उसके कुछ ही दिनों के बाद बहुत बड़ी विपदा को झेला था हम लोग का भारतवर्ष देश। और भारत की मान्यता थी कि बहुत से लोगों को डिस्टेंस यहाँ पर इसमें शामिल भी हुए थे, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या तो वैसे ही इतनी ज़्यादा थी, और फिर जनसंख्या और भी से वृद्धि हो गया था। तो लेकिन उसी समय खाद्यान्न संकट भी बड़े पैमाने पर देखने को मिल गया। तो डिस्टेंस उस समय देश हम लोग का जो था बड़ी दुविधा में था, लेकिन ये भारत की विशेषता है, भारत की मिट्टी की विशेषता है, किसी भी समस्याओं को समाधान करने की इसमें खासियत है। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं डिस्टेंस। तो आप लोगों के अंदर भी वही है, आप भी उसी मिट्टी से जन्मे हुए हैं, तो ये बोर्ड एग्जामिनेशन कौन बड़ी चीज़ है डिस्टेंस, आप लोग अपने जीवन में महत्वपूर्ण ऊंचाइयों को अवश्य प्राप्त करें, और बोर्ड एग्जामिनेशन में अपनी एक अलग पहचान अवश्य बनाइए। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो लिसन देखिए यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों से प्रश्न पूछा हुआ था स्टार्टिंग में ही कि नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था। अभी देखिए ग्रामीण जनसंख्या का पूछा गया, तो नगरीय वाले में से यदि आप घटा लेंगे तभी इसका उत्तर दे देंगे आप यहाँ पर। देखिए विकल्प नंबर ए दिया गया 56.80, बी जो दिया गया 68.80, सी जो दिया गया 72.80, डी जो दिया गया 64.80। इसमें मैं प्रश्नों का डिस्कशन इस प्रकार से कर रहा हूँ जिसमें कि आप लोग पिछला प्रश्न भी आप लोग के दिमाग में आता रहे। देखिए बी जो विकल्प होगा वो करेक्ट हो जाएगा, 68.80% जो है ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। ताकि देखिए रेशंस अगर कोरिलेट अगर करेंगे, आप अगर पीछे वाले प्रश्न को सोचेंगे तो निश्चित तौर पर अपने दिमाग पर जोर थोड़ा सा जरूर देंगे, और जैसे ही आप जोर देंगे तुरंत फटाक से इसका आंसर आपके दिमाग में तुरंत स्वतः ही जाकर छप जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा भी उसके लिए आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे डिस्टेंस और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। और देखिए हम लोग का सेकंड सीरीज में भी 10 प्रश्नों को शामिल किया गया था। देखिए सेकंड सीरीज में भी हम लोग आ गए जनसंख्या जंक्शन
तो यहाँ पर जो दिया गया एडिशन जनसंख्या सूचना, तो यहाँ पर ये चीज़ें नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम है एडिशन, इस बात को यहाँ पर देखिए, इसको कट कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये चीज़ नहीं है आप लोगों में। आप लोगों में जो पूछा गया एडिशन सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, देखिए 15 जून 2005 को, 13 अक्टूबर 2005 को, 15 सितंबर 2005 को, 13 मार्च 2005 को। तो एडिशन देखिए 15 जून 2005 को जो था सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। कब पारित हुआ था एडिशन? 15 जून 2005 को। तो 10वें प्रश्न है, अर्थात ये जो अगर टोटल देखेंगे प्रश्नों की संख्या, तो 20वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। डियर्स, यदि आप लोग को सेशन लंबा लग रहा है तो इसे रोक लीजिएगा, थोड़ी देर बाद देखिए, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है डियर्स, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी डियर्स, और महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो है वो आपसे छूट जाएगी। तो डियर्स, और याद रखिएगा, और मैंने पहले ही बताया कि पूरा आप लोग को कंप्लीट ये सेशन देखना है। और डिस्टेंस यदि वीडियो थोड़ा सा भी कहीं हेल्पफुल आप लोग के लिए लगेगा तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है डिस्टेंस। और आप लोग के लिए इतना परिश्रम होता है डिस्टेंस, तो एक छोटा काम तो आप कर ही सकते हैं कि वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं। आपके लाइक से कुछ होता नहीं डिस्टेंस, उससे एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है, जिससे आप लोग के लिए और भी गहराई से वर्क करने का इच्छा करता है कि आप लोग के लिए क्या और बेहतर दिया जाए, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अपनी एक अलग पहचान बना सकें, ठीक है दोस्तों। तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्रश्न देखिए क्या है, पहला का मतलब यहाँ पर 21वां प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि तीसरी सीरीज हम लोग की चालू हो रही है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री का अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितना है? 2011 की जनगणना की बात हो रही है दोस्तों, याद रखिएगा, ये स्त्री का अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितना था? 933, 940, 927, 934। तो लिसन देखिए, यहाँ पर एग्जैक्ट अगर बात करेंगे तो 943 है, लेकिन यहाँ पर देखिए 940 जो विकल्प है, आप इस प्रश्न का 940 विकल्प पर राइट कर देंगे, ठीक है। अगर इसमें 943 लिखा रहता तो आप उसे टिक करते, ठीक है डिस्टेंस। तो यहाँ पर 21वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर डिस्टेंस सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भाई जाहिर सी बात है, आज तो असली है, अब तो जाकर ये ओरिजिनल प्रश्न मिला है। क्यों ओरिजिनल है? क्योंकि भाई इस विषय का ही जनक के बारे में पूछ लिया गया आप लोगों से। तो समाज शास्त्र के जनक कौन है? समाज शास्त्र के जनक कौन है? दुर्खिम है, कामटे हैं, शुरुकीन है, कूले हैं। तो लिसन देखिए, यहाँ दुर्खिम साहब जो थे, समाज शास्त्र के जनक के रूप में दुर्खिम साहब जी को याद किया जाता है। तो यहाँ पर 22वें प्रश्न का विकल्प नंबर जो ए होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है डिस्टेंस। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर प्रश्नों की सीरीज में आगे अपने, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और डिस्टेंस 3 के साथ ही साथ यदि थोड़े से भी फ्री अगर आप हुए हैं तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा जाति का आधार है? निम्न में से कौन सा जाति का आधार है? जन्म हो गया, कर्म हो गया, भाग्य हो गया, धर्म हो गया। तो देखिए बेसिकली जो होता है जाति का आधार जो होता है वो क्या होता है? जन्म होता है, जन्म के अकॉर्डिंग ही मिलता है। तो तीसरे का विकल्प नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, 23 प्रश्न हो चुके हैं डिस्कशन, 23 फुल प्रश्नों का डिस्कशन किया गया है आप लोगों के साथ। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग आगे चौथे प्रश्न की ओर, इसका मतलब कि हम लोग का 24वां प्रश्न हो जाएगा, ठीक है डिस्कशन। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पावर इलिट किसकी रचना है? सी राइट मिल्स, के एन पडिक्कर, चार्ल्स कूले, इनमें से कोई नहीं। तो डिस्टेंस ये रचना जो है सी राइट मिल्स साहब की है। किसकी है? सी राइट मिल्स साहब की। तो कभी कभी बुकों से रिलेटेड भी प्रश्न पूछ देता है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, हम लोग फंस जाते हैं उसमें। तो ऐसे का किताबों के भी राइटर्स वगैरह का नाम जानते रहिएगा, ताकि अगर आपसे पूछा जाए तो दिक्कत ना हो। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब यहाँ पर 5वें प्रश्न की ओर। देखिए 5वें प्रश्न की ओर, और टोटल सीरीज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, अलग अलग तो 5वां है, लेकिन टोटल सीरीज को देखा जाए तो ये 25वां प्रश्न है। भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? पुनर्जागरण, पुनः रूप से यानी पुनः जीवित होना, ठीक है ना। तो भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, ये हम लोग का प्रश्न है डिस्टेंस। और विकल्प क्या दिया गया? केशव चंद्र सेन, बी जो दिया गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी जो दिया गया राजा राम मोहन राय, डी जो दिया गया देवेंद्र नाथ टैगोर। तो राजा राम मोहन राय जो थे डिस्टेंस वही पुनर्जागरण के पिता हैं, ठीक है ना। भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय साहब जी को। तो 5वें का विकल्प नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए डिस्टेंस बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में हम लोग आगे, और देखते हैं प्रश्न संख्या कौन से 26वें प्रश्न को ना, और ये 6वां प्रश्न रहेगा।
चलिए तीसरे सेशन की प्रश्न देखिए क्या है आप लोगों से। जनजाति क्या है? जनजाति क्या है इनमें से? आंशिक समाज है, आंशिक संस्कृति है, संपूर्ण समाज है, संपूर्ण एवं आंशिक समाज है। तो दोस्तों देखिए जनजाति जो होता है वो संपूर्ण समाज होता है। क्या होता है? संपूर्ण समाज होता है। छठवें का जो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 27वें प्रश्न को। देखिए 27वां हम लोग का प्रश्न क्या है। किसने कहा? देखिए कहा हुआ वाला बात जो होता है ये वो बड़ी पंचायत वाला होता है, तो इसको भी देख लीजिए डिविजन्स। किसने कहा कि राज्य एक ऐसा निकाय है जो एक विशेष क्षेत्र में विधि सम्मत एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है? ये कथन किसका है? दुर्खिम साहब जी का है, काम्टे का है, मार्क्स का है, मैक्स वेबर का है? तो डिविजन्स देखिए ये जो कथन है वो है मैक्स वेबर साहब का। किसका है? मैक्स वेबर साहब का। ठीक है ना, तो मैक्स वेबर साहब ने ये कथन दिया हुआ था कि राज्य एक ऐसा निकाय होता है जो एक विशेष क्षेत्र में विधि सम्मत एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। तो 7वें प्रश्न का विकल्प नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए डिस्कस बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की सीरीज में यहाँ पर 28वें अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज की ओर। और देखिए ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व क्या है? राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व क्या है? सामाजिक भेदभाव, संप्रदायवाद, विकसित संचार व्यवस्था है, महिलाओं में जागरूकता। तो देखिए संप्रदायवाद, संप्रदायवाद की बात जो होती है तो राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व कौन है? संप्रदायवाद है। तो 8वें प्रश्न का विकल्प नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये 28वां प्रश्न रहेगा डिस्टेंस, तीसरी सीरीज चल रही है आप लोगों की। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये जो डिस्टेंस है ये सिविक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, विकल्प नंबर ए दिया गया बीपी मंडल, और बी जो दिया गया काका कालेलकर, और सी जो दिया गया बी आर अम्बेडकर, और डी जो दिया गया है एम के गांधी। यानी ये महात्मा गांधी जी की बात हो रहा है, ये एम के मोहनदास करमचंद गांधी। तो देखिए भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग, देखिए प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग की बात अगर करें तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो काका कालेलकर साहब थे। कौन थे? काका कालेलकर साहब। तो 29वें प्रश्न का विकल्प नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए डिस्टेंस बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की सीरीज में आगे यहाँ पर और देखते हैं अन्य प्रश्नों को। और जितने भी ये प्रश्न एडिशन सब एक से बढ़कर एक हैं और निश्चित तौर पर आप लोगों को लाभ देने वाले ये प्रश्न हैं। देखिए प्रश्न क्या है। भारत में अन्य पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्या क्या है? भारत में अन्य पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्या क्या है? अशिक्षा है, बेरोजगारी है, निर्धनता है, इनमें से सभी है। तो डिस्कशन देखिए यहाँ पर अगर हम लोग चलते हैं जब आए तो अशिक्षा भी है, बेरोजगारी भी है, निर्धनता भी है। ये सभी के सभी जो हैं अन्य पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्या है। तो इनमें से सभी जो होगा डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा? वो विकल्प करेक्ट हो जाएगा। तो 10वें का विकल्प नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया डिस्टेंस आप लोगों का। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में देखिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का बात किया गया डिस्टेंस आप लोग के साथ। कितने महत्वपूर्ण प्रश्नों का? 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर 31वां प्रश्न है। भारत वापस आने पर या दक्षिण अफ्रीका से वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। डिस्टेंस देखिए ये किया गया था किसानों के लिए और ये चंपारण में किया गया था। ठीक है, डिस्टेंस कहाँ पर किया गया था? चंपारण में किया गया था। ठीक है ना, और ये चंपारण कहाँ पर पड़ता है आप लोगों का? ये बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जब आए थे तो यहीं पर से उन्होंने पहला सत्याग्रह जो शुरुआत की इन्होंने किया था ये भारत में आकर तो चंपारण में किया था। ठीक है, बिहार के चंपारण में। तो पहले प्रश्न का यानी 31वें प्रश्न का जो विकल्प नंबर बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है डिस्टेंस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर प्रश्नों की सीरीज में और देखते हैं यहाँ पर। तो डिस्टेंस इतने ही तो सामाजिक विज्ञान का आ गया सेशन और ये भी था समाजशास्त्र का, यहाँ तक था सेशन आप लोगों के लिए डिस्टेंस। तो ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज डिस्टेंस। आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग को कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये देखिए सामाजिक का ये बहुविकल्पी सभी प्रश्न हैं और ये डिस्टेंस ये क्लास 10th के बच्चों का है। तो यहाँ तक आप लोगों का ये समाप्त हो गया है। ठीक है ना, समाजशास्त्र का। तो 3 महत्वपूर्ण देखिए डिस्टेंस सेशन जिसमें कि 30 महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज को शामिल किया गया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ एक नंबर मिलेगा डिस्टेंस, उससे जाकर व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर कीजिए। आपके मैसेज का मुझे इंतजार रहेगा।
जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।